हेलो एवरीवन। तो सर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास फॉर केस 4 केस स्टडी 4th नंबर की वेरी 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 इजी एंड इंटरेस्टिंग केस स्टडी। सर इजी के साथ साथ ये काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज भी है। हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सेम फ्लो जिसमें हम अपनी रीडिंग हैबिट डाल चुके हैं जिससे कि कोई भी एरर ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर मिस्टर एक्स wanted to file his return of income for all the previous year 2023-24 for the previous year 23-24 के लिए ये रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। he required assistance for which he has approached you. he has shared the following details relevant for the previous year 23-24. ओके सीए साहब लोग कृपया करके यहाँ पे आ जाइए। एक क्लाइंट आया है जो आपसे आईटीआर फाइल करवाना चाहता है और सर ये आपसे आईटीआर जो फाइल करवाना चाहता है स्पेसिफिक से नहीं बन रहा, ये आपके असिस्टेंट चाहता है, आपके प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का यूज करना चाहता है अपने आईटीआर को फाइल करने के लिए। ओके सर, चलिए आगे पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स ओन करते हैं एक हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई एंड द सेम वाज rented out for 70,000 rupees per month. He claimed that this was the only income which he earned during the previous year 23-24. However, when you had sought to his bank statement, you observed the following information additionally. कोई बात नहीं सर। सर इसने सीधी बात बोली, इसने बताया कि इसको 70,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग, मेरी बात सुनना प्लीज, इधर देखो, 70,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग इनको रेंट आता है। तो मतलब इसको एनुअली रेंट आता होगा 8,40,000 रुपीज का एनुअली रेंट आता है। इन्होंने बोला भैया बस 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 मेरी इनकम सिर्फ इतनी ही है। बट जब आपने इनका बैंक स्टेटमेंट खंगाला, उठा के देखा, तो पता चला ओके इनके पास तो और भी ज्यादा इनकम्स हैं। तो क्या है, हमने देखा, जब हमने इनका बैंक स्टेटमेंट तो देखा तो पता चला देयर इज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 23,975 रुपीज टूवर्ड इनकम टैक्स रिफंड। ओ माय गॉड सर, क्वेश्चन पॉइंट आ गया सर, क्वेश्चन पॉइंट आ गया यहाँ पे। क्यों सर? इनकम टैक्स का रिफंड आ गया सर। इनकम याद करो, आईएफओएस मैंने बताया था, मेरा ही पैसा मुझे वापस मिला वो कोई इनकम नहीं होती है, मेरे ही पैसे पे मुझे ब्याज मिलेगा वो इनकम होती है। तो सर इनकम टैक्स रिफंड अगर मिलता है तो ये कोई भी इनकम नहीं होती है। बट इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स 5,775 रुपीज टूवर्ड्स इंटरेस्ट। जो 5,000 रुपए, 5,775 रुपए जो इनको एज अ इंटरेस्ट मिले वो इनकम है। ये सर मेरी आईएफओएस हेड की इनकम हो जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। टैक्स का पैसा जो मिला वो तो बात छोड़ दीजिए, उस पर जो ब्याज मिला वो मेरी इनकम है। साथ ही साथ on 15th August 2023, the bank statement showed a credit of 55,000 rupees, which he claimed to have received as a gift from grandchildren's on 60th birthday. सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट जो भी होते हैं, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट आपके रिलेटिव के मीनिंग में आते हैं, और रिलेटिव से कभी भी कुछ भी कितना भी मिले आपके आईएफओएस सेक्शन 56(2)(10) के अंदर सर वो टैक्सेबल नहीं होता। आपको याद आ रहा होगा कि गिफ्ट का अमाउंट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा मिल जाए तो टैक्सेबल हो जाता है, बट रिलेटिव से वो अमाउंट कितना भी हो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सर ये 56(2)(10) के अंदर टैक्सेबिलिटी तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने इनको गिफ्ट दे दिया। बट सर बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉशियस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉशियस पॉइंट, कॉशन पॉइंट भी है, इनका 60th बर्थडे था, 60वां जन्मदिन था 15 अगस्त 2023 को। और सर हमने एज निकालने के लिए बोला था कि अगर 1 अप्रैल को इनका चूंकि 60वां जन्मदिन था, 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को इनका 60वां जन्मदिन था। तो सर इट मींस 31 मार्च 2024 को इस ईयर के अंदर ये सीनियर सिटीजन हो गए थे। जल्दी बताओ सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इस ईयर के अंदर ये सीनियर सिटीजन हो गए थे कि नहीं हो गए थे? सर हो चुके थे। जिसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, आईएफओएस की भी इनकम आ गई। आईएफओएस की इनकम कितनी है? 5,775 रुपीज। चलो
500 775 रुपीज IFOS की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, और ये एक सीनियर सिटीजन है। आगे बढ़ते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑन फर्दर असेसमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ, मिस्टर एक्स और उनकी धर्मपत्नी हैज ट्रेवल्ड टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। सर प्रीवियस ईयर 23-24 में लोग ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे टू स्पेंड सम टाइम एंड विद देयर डॉटर। अच्छा, अपनी बच्ची के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ओके सर, रेसिडेंशियल स्टेटस तुरंत कनेक्ट कर लीजिए। हु इज स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस हर मैरिज, on scrutiny of their passport and relevant document you conclude that they had left India on 27th of September, 27th of September को इंडिया से लेफ्ट कर गए एंड रिटर्न टू 30th ऑफ मार्च 2024। ठीक है सर, तो इंडिया में कितने दिन रहे ये कौन बताएगा? एक बार पॉज कर लीजिए और आप लोग भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। सर 30 दिन रहे, अप्रैल में रहे, मई में रहे, जून में रहे, जुलाई में रहे, अगस्त में रहे और 27 ऑफ सितंबर तक रहे इंडिया में। उसके बाद सर 30 मार्च को आए, तो 30 मार्च और 31 मार्च को ये इंडिया में माने जाएंगे बिकॉज डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल बोथ डेज आर इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ डेज। ये मैंने आपको जस्ट पिछले वाले केस के अंदर अपनी बैच की शीट के अंदर दिखाया था। हाँ सर, ये भी याद है। तो स्टे इन इंडिया कितने दिन रहे? 1 2 3 7 3 10 2 12 के 2 हाथ लगाए, 1 3 6 3 182 डेज सर भारत में रह लिए। और अगर कोई भी पर्सन 182 डेज भारत में रह जाता है तो वो क्या कहलाता है सर? सर तो वो कहलाता है रेसिडेंट। क्या कहलाता है सर? रेसिडेंट। ठीक है सर, रेसिडेंट बनने के बाद सर दो एडिशनल कंडीशन हम देखते हैं। अगर कोई 10 साल में 10 इयर्स में 2 बार रेसिडेंट बन गया, साथ ही साथ पिछले 7 इयर्स के अंदर अगर 730 डेज इंडिया में रह गया, तो वह सर क्या बन जाता है? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ओआर बन जाता है, वरना वो एनओआर बन जाता है। तो आइए सर आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो ये रेसिडेंट बने हैं। ड्यूरिंग 4 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 23-24 बोथ दे स्टे इंडिया फॉर 320 डेज। सर यहाँ पता आपसे गलत करवाने के लिए उन्होंने किया था इस चीज को। ये चाहते थे आप इनको नॉन रेसिडेंट लिख दीजिए। बताते हैं कैसे। सर अगर आप इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे ये डेज की कैलकुलेशन नहीं की, सुन लो क्वेश्चन पॉइंट बता रहे हैं जहां बच्चे गलती कर सकते हैं। बच्चे क्या गलती कर सकते हैं सर? जो 27 तारीख है, 27 है और 30 है, उसको अगर एक्सक्लूड कर दिए तो ये 182 डेज नहीं आएगा। देखिए इंस्टीट्यूट ने कितना स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन फेंका है। 182 डेज नहीं आएगा। और अगर 182 डेज नहीं आया तो आप कैलकुलेट क्या करोगे कि करंट ईयर में 60 डेज और बीते 4 सालों में 365 डेज। भाई रूल तो क्या था? रेसिडेंसी का रूल यही था ना कि 182 डेज और मोर करंट साल में और 60 डेज लास्ट ईयर में, सॉरी 60 डेज इस ईयर में और बीते 4 सालों में, बीते 4 इयर्स के अंदर 365 डेज रहा हो। तो सर यहाँ पे देखिए ना, आपका इस साल में तो 60 हो जाता, बट बीते 4 साल में 365 नहीं हो पाता, तो आप क्या कर देते? इसको नॉन स्टूडेंट कर देते, जबकि इस लाइन का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे गलतियां करवाने के लिए की गई है, सिर्फ और सिर्फ आपसे गलतियां करवाने के लिए की गई। ओके सर, प्रायर टू दैट मतलब 4 साल पहले अगर हम देखें, दे हैड स्टेड इंडिया ओनली, मतलब अगर हम देखें 4 साल पहले, वो 4 साल पहले के पहले वो हमेशा भारत में ही रहते थे। मतलब बीते 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 2 बार भारत के रेसिडेंट तो बन ही चुके होंगे और 7 सालों में वो 730 दिन भी भारत में रहे होंगे। मतलब ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। वो रेसिडेंट तो थे, साथ में दोनों एडिशनल कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हो जा रही हैं। इसका मतलब सर वो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए हैं, आर बट ओ आर बन गए हैं। हाँ सर, याद आ गया हमको। क्या था रेसिडेंसी का रूल? करंट ईयर में 182 डेज और मोर रहे हो, या तो फिर इस साल 60 दिन और बीते 4 सालों में 365 डेज और मोर रहे हो। ये पहला रूल था। अगर ये हुआ तो रेसिडेंट। उसके बाद चेक करते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट हो और साथ ही साथ प्लस का साइन है, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बीते 7 सालों में 730 दिन भारत में रह गए हो, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गए, तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गई है। आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या क्या है सर? क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। सर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कुछ सोचना ही नहीं। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा है। रुक जाओ, अभी तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
Mr. X had given house property at Mumbai on rent to Mr. Y, a salaried employee. Is there any requirement to deduct tax at source on such tax rent by Mr. X? If yes, what would be the amount of TDS to be deducted? अब सुनिए सर, एक रूल है कि अगर आपने टीडीएस प्रोविजन के अंदर सेक्शन का नाम आज हम नहीं बताएंगे, आप लोग लिख के बताएंगे, IAIBIC, आई ए तो वैसे भी नहीं है, IBIC क्या है वो, कि अगर आपने किसी को भी 190 में कौन से सेक्शन आते हैं, क्या है ये टीडीएस का सेक्शन, आप बताना। अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय है, मतलब वो पर्सन जिसकी ऑडिट नहीं होती है 44 AB में, अगर उसने किसी को रेंट पे किया है और वो रेंट 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा है, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 5% फ्रॉम द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। ऐसा कुछ याद आ था? याद तो आ रहा था, ठीक है। तो यहां बोलता है अगर मिस्टर एक्स हैड गिवन हाउस प्रॉपर्टी टू मुंबई फॉर रेंट ऑफ मिस्टर वाई, मिस्टर वाई को उन्होंने रेंट पे दिया जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है, और याद करो सैलरी कितनी है, 70,000 रुपए पर मंथ का रेंट है, सॉरी 70,000 रुपए पर मंथ का रेंट है, और 12 महीनों के लिए आपने रेंट पे किया है, तो 8,40,000 रुपीज क्या हो जाएगा रेंटल, 8,40,000 रुपीज पर एनम का रेंट हो जाएगा। चूंकि ये मंथली रेंट आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए आप 5% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो 8,40,000 का 5% आता है 42,000। तो सर यहां पे बोला जाएगा कि यस, मिस्टर वाई is required to deduct tax at the rate of 5% of rupees 8,40,000, that is 42,000 रुपीज का टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे देखिए, इस एक क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस भी आया, इसी एक क्वेश्चन में आपका टीडीएस भी रिवाइज करा दिया हमने। सर इसी एक क्वेश्चन के अंदर सर आपका अभी टैक्स लाइबिलिटी भी हम रिवाइज कराएंगे कि टैक्सेबिलिटी क्या आ रही है। आइए देखते हैं, Which of the following statement is correct with respect of the advance tax liability for Mr. X for the previous year issue? अब इस याद करो सर, टीडीएस हटाओ, एडवांस टैक्स किसको जमा करना पड़ता है, जिसकी भी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज से ऊपर है सर, उसको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। बट सर इस समय 1,00,000 आओ बताते, एक इसके अंदर फ्लेवर था सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें इसने आपसे पूछा, व्हाट इज Mr. X requests you to compute his tax liability for the assessment year 24-25 in a manner such that tax liability is minimum. उस मैनर में बताइए कि टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम आ जाए, कम से कम आ जाए, अकॉर्डिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी वुड बी। कितनी टैक्स लाइबिलिटी होगी? तो सर इनकम कितनी कितनी है इनकी? सर इनकी सिर्फ 2 इनकम थी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी जिसमें 8,40,000 का इनको रेंट आ रहा था सर, माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। याद आ रहा है कुछ? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आता है सर यहाँ पे एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24A, और 24B क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। उसके बाद आता है सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो सर 8,40,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर माइनस करने के बाद बताओ कितनी इनकम आती है? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद सर इनके पास आता है 5,88,000 रुपीज की इनकम, प्लस IFOS की इनकम भी अगर हम इनकी कर दें तो सर ये पहुंचते हैं 5,93,775 रुपीज। और देखो केवल इनके पास 2 हेड्स की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है ही नहीं। और सर याद रखना ये एक क्या है? सीनियर सिटीजन है, पीजीबीपी की भी इनकम नहीं है और ये एक सीनियर सिटीजन है। इट मीन्स ये 115 BAC क्यों नहीं ले लेंगे? इनके पास डिडक्शंस में 80C 80D में भी कुछ नहीं है। पीजीबीपी होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि सर बार बार क्या करें, 115 BAC अगर हम ले लेंगे तो अगले साल अगर हम 115 BAC से ऑप्ट आउट करना चाहेंगे तो मेरे लिए ऑप्शन ओपन नहीं है कि हम जब चाहे जिस ईयर में चाहे जो चाहे वो टैक्स रिजीम ले लें। आपको पता था पीजीबीपी वालों के साथ ये प्रॉब्लम है, सैलरीड एम्प्लॉय तो किसी भी समय कोई भी टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं, बट सर इनके पास पीजीबीपी की इनकम नहीं है और इनकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से भी कम है। तो सर आई विल रिकमेंड हिम 115 BAC ऑप्ट कीजिए और नील टैक्स भरिए सर, नील टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए 7 लाख रुपए तक का क्या है आपको अवेलेबिलिटी है विदाउट टैक्स, नील टैक्स भर देंगे सर। और जब टैक्स ही नील है तो एडवांस टैक्स भरने की नीड ही नहीं आएगी, टैक्स ही नील है तो एडवांस टैक्स भरने की नीड नहीं आएगी। लेकिन सर एक बात और याद, यहां पे देखिए क्या होगा, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शुड बी नील नॉन रेसिडेंट, ये बात गलत है, एक्स नॉन रेसिडेंट तो नहीं है। दूसरा, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल अराइज सिंस ही इज नॉन रेसिडेंट, ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि सर ये तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल अराइज सिंस
हिज टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट लेस देन 10,000। ये बात भी गलत है। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल अराइज, अराइज ही कहां हो रही है? तो सर बात क्या सही है? सर बात ये वाली सही है। क्या है सर? देखो सर, एक रूल और है एडवांस टैक्स वाला जो आपका चैप्टर था, उसी में सबसे नीचे का पैराग्राफ पढ़िएगा। आपके आईसीईआई मॉड्यूल जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें सबसे नीचे का पैराग्राफ लिखा है कि सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, पीजीबीपी की इनकम एब्सेंट है, तो सर उसको एडवांस टैक्स भरने से राहत मिल जाती है। उसके ऊपर एडवांस टैक्सेस के प्रोविजन नहीं लगते हैं अगर मान लो उसको अदर सोर्सेज की इनकम है या अदर कोई लाइजनिंग इनकम है, कोई भी इनकम है, लाइजनिंग आई मीन से कोई इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कोई और इनकम आ रही है आईएफओएस की जनरली, तो सर उसको छूट दे दी गई है कि भैया आप इतने इतने हैवी हैवी प्रोविजन मत कंप्लाई करो, आप टीडीएस मत भरिए। तो सर यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट अराइज, अराइज ही नहीं हो रही है सिंस एक्स इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एंड ही हैज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये वाली बात तो हमको क्लियर हो गई है। तो अगर आप देखिए सर, इस एक ही चैप्टर के अंदर, इस एक ही चैप्टर के अंदर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, टीडीएस पढ़ा, टैक्स लायबिलिटी भी निकाली और एडवांस टैक्स का वो छिपा हुआ प्रोविजन भी पढ़ लिया। एक ही एमसीक्यू के अंदर सर इस तरीके से चार चार प्रोविजंस आपके चार चार चैप्टर्स भी कवर हो जा रहे हैं। और ये अगर आप एक साथ बैठ के पढ़ना चाहें तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाता है। इसलिए डेली 30 मिनट्स आप मेरे साथ दीजिए। ये वाला वीडियो तो फिर भी 15 मिनट्स के अंदर ही लगभग कंप्लीट हो गया है। डेली 30 मिनट आप हमारे साथ दीजिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, चीजें कहीं ना कहीं हिट कर जाएंगी और एग्जाम में सोचो इससे रिलेटेड कुछ भी आया तो आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होगे। डेली 30 मिनट्स टुवर्ड सक्सेस, ये हमारा मोटो था। आपको भी अच्छा आएगा, पसंद आएगा। इस तरीके से इस क्लासेस को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।